बस एक कंपनी। न कोई फौज थी शुरुआत में, न कोई राजा, न कोई झंडा। सिर्फ कुछ व्यापारी थे जो मसाले खरीदने आए थे, और जब वो गए तो पूरा हिंदुस्तान उनके साथ था। ये कहानी किसी तलवार से नहीं जीती गई, ये कहानी जीती गई चालाकी से, धीरे धीरे, और हमारी अपनी कमजोरियों से। और सबसे डरावनी बात, हमें पता भी नहीं चला कब हम आजाद थे और कब गुलाम हो गए। सन 1600 इंग्लैंड में एक कंपनी बनी, नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वीन एलिजाबेथ ने उसे एक कागज दिया जिसे चार्टर कहते थे। उस कागज में लिखा था, तुम भारत के साथ व्यापार कर सकते हो, बस इतना। कोई युद्ध नहीं, कोई कब्जे की योजना नहीं, सिर्फ काली मिर्च, इलायची और कपड़े का व्यापार। लेकिन यही तो सबसे बड़ा जाल था। उस वक्त भारत दुनिया की सबसे अमीर जगहों में से एक था। पूरी दुनिया की जीडीपी का करीब 25% सिर्फ भारत के पास था। सोचिए, आज अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 25% है। उस वक्त भारत वहां था, और उस सोने की चमक दिखी एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी को। 1608 में एक जहाज आया, सूरत के बंदरगाह पर कैप्टन विलियम हिकिंग्स उतरे। उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने की कोशिश की ताकि व्यापार की इजाजत मिले। जहांगीर ने मना कर दिया, लेकिन अंग्रेज रुके नहीं। 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को समुद्र में हरा दिया, स्वॉली की लड़ाई में। और जहांगीर ने सोचा, ये लोग काम के हैं। उन्होंने अंग्रेजों को सूरत में एक छोटी सी फैक्ट्री बनाने की इजाजत दी। फैक्ट्री मतलब उस जमाने में एक गोदाम, एक दफ्तर। बस यहीं से शुरू हुआ वो खेल जो 350 साल चला। अब जरा रुकिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक पैटर्न है। पहले आओ व्यापारी बनकर, फिर बन जाओ दोस्त, फिर बन जाओ जरूरी, और फिर मालिक। यही हुआ भारत के साथ, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, क्वाइटली। 1630 के दशक आते आते अंग्रेजों ने मद्रास में एक किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फिर 1668 में बॉम्बे मिला, एक दहेज में। जी हां, दहेज में। पोर्चुगीज राजकुमारी कैथरीन की शादी हुई इंग्लैंड के किंग चार्ल्स टोन से, और दहेज में दे दिया बॉम्बे। जैसे कोई शहर नहीं, एक गहना हो। और फिर 1690 में कलकत्ता। जॉब चार्नोक ने एक छोटी सी बस्ती बसाई गंगा के किनारे। 3 किले, 3 शहर, 3 दरवाजे। भारत के 3 कोनों पर अंग्रेजों के पांव जम गए थे। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1700 के दशक में। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। औरंगजेब के जाने के बाद हर तरफ बिखराव था। मराठे थे, निजाम थे, नवाब थे, राजपूत थे, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, और अंग्रेज देख रहे थे चुपचाप, जैसे शतरंज का खिलाड़ी देखता है जब दूसरे अपनी अपनी गोटियां खुद बर्बाद कर रहे हों। 1757, ये साल याद रखिए। प्लासी की लड़ाई। बंगाल के नवाब थे सिराज उद दौला, और उनके अपने सेनापति थे मिर्जा जाफर। अंग्रेजों ने मिर्जा जाफर से एक सौदा किया। सौदा क्या था? धोखा दो, बदले में बंगाल का तख्त मिलेगा। और मिर्जा जाफर ने कर दिया। लड़ाई के दिन उनकी फौज खड़ी रही, हिली नहीं। रॉबर्ट क्लाइव ने मात्र 3000 सैनिकों के साथ 50,000 की फौज को हरा दिया, क्योंकि 50,000 में से आधे से ज्यादा लड़े ही नहीं। और उस दिन बंगाल का खजाना खुल गया। इतना सोना, इतनी चांदी। क्लीव ने खुद लिखा, मैं आश्चर्यचकित हूं कि मैंने इतना कम लिया। यह विनम्रता नहीं थी, यह रणनीति थी। प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो एक ताकत बन गई। उन्हें बंगाल की दीवानी मिली, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी एक पूरे सूबे का टैक्स वसूल कर रही है। आज के हिसाब से जैसे अमेजन को अचानक बिहार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाए। और वो टैक्स इंग्लैंड जाता रहा हर साल, दशकों तक। अब कुछ नंबर्स। इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक ने कैलकुलेट किया। 1765 से 1938 तक अंग्रेजों ने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर निकाले। 45 ट्रिलियन। आज अमेरिका की पूरी जीडीपी करीब 27 ट्रिलियन है। मतलब भारत से जो लूटा गया वो आज के अमेरिका से भी 1.5 गुना ज्यादा था। ये लूट नहीं थी, ये एक सिस्टम था, ऑर्गेनाइज्ड, लीगल। और वो सिस्टम कैसे काम करता था? बहुत सिंपल।
अंग्रेज भारत से कॉटन लेते, मैनचेस्टर में कपड़ा बनाते और वही कपड़ा वापस भारत को बेचते। भारत के बुनकर बर्बाद हो गए। ढाका की मलमल, जो कभी दुनिया का सबसे बारीक कपड़ा थी, वो खत्म हो गई। कहते हैं कुछ बुनकरों के अंगूठे काटे गए ताकि वो कपड़ा फिर न बना सके। यह अफवाह है या सच, इतिहासकार बहस करते हैं, लेकिन जो बात बहस से परे है वो यह है 1750 में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में नंबर 1 थी। 1850 तक वो लगभग खत्म हो चुकी थी। 1857, इसे कहते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अंग्रेज कहते थे सिपॉय म्यूटिनी। मीरूट से शुरू हुई एक चिंगारी। वजह थी एक कारतूस जिसमें कहा गया गाय और सुअर की चर्बी है। हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, हर तरफ आग लग गई। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, नाना साहेब लड़े, बहादुर शाह जफर को आगे किया गया, आखिरी मुगल बादशाह। लेकिन यह क्रांति हार गई। क्यों? क्योंकि यह एकजुट नहीं थी। हर जगह अलग नेता, अलग मकसद, अलग ताकत, और अंग्रेजों ने एक एक को तोड़ दिया। बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मौत हुई। एक बादशाह जो अपने ही देश में कैदी बनकर मरा। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। अब सीधे ब्रिटिश क्राउन का राज आया। क्वीन विक्टोरिया बनी एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और इंडिया ऑफिशियली बन गया एक कॉलोनी। अब ये और ऑर्गेनाइज्ड हो गया। आईसीएस बना इंडियन सिविल सर्विस, रेलवेज बिछाई गई, टेलीग्राफ आया। लेकिन ये सब किसके लिए? भारत के लिए नहीं। रेलवेज इसलिए नहीं बनाई कि भारतीय यात्रा करें। रेलवेज इसलिए बनाई कि रॉ मटेरियल, कॉटन, वीट, कोल पोर्ट्स तक जल्दी पहुंचे और फिर इंग्लैंड जाए। हर रेलवे लाइन एक ड्रेन थी। और फिर आया 1943 का बंगाल का अकाल। 30 लाख से 40 लाख लोग मरे। अनाज था, बंगाल में अनाज था, लेकिन वो अनाज एक्सपोर्ट किया जा रहा था। चर्चिल ने कहा था यह अकाल इंडियंस की अपनी गलती है, वो खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा, एक ऐसे देश का प्राइम मिनिस्टर जो खुद को सिविलाइज्ड कहता था। यह इतिहास है और यह इतिहास हमें याद रखना चाहिए। लेकिन एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, क्या सिर्फ अंग्रेज जिम्मेदार थे? रुकिए, प्लासी में मिर्जा जाफर ने धोखा दिया। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया। कई राजाओं ने ट्रीटी साइन की अपनी रियासत बचाने के लिए, और अंग्रेजों ने इसे डिवाइड एंड रूल कहा, बांटो और राज करो। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। फिर आई आजादी की लड़ाई। गांधी आए और उन्होंने वो किया जो तलवार नहीं कर सकी। उन्होंने सिस्टम को उसी की भाषा में चैलेंज किया। नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट मार्च। 1930 में गांधी ने 241 मील चलकर समुद्र से नमक उठाया। एक नमक, लेकिन वो नमक एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला गया, क्योंकि संदेश सिंपल था, हम तुम्हारे बनाए रूल्स नहीं मानेंगे। और फिर 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से वादा। 200 साल बाद भारत आजाद था। लेकिन क्या सच में पटिशन हो चुकी थी? लाखों लोग मरे थे, लाखों बेघर हुए थे। आजादी आई, लेकिन एक कीमत पर जो शायद हम आज भी चुका रहे हैं। और यहीं पर असली सवाल शुरू होता है। 200 साल में जो हुआ, क्या हम उससे कुछ सीखे? क्या हम समझे कि कोई बाहर से नहीं तोड़ता किसी देश को? देश टूटते हैं अंदर से जब हम आपस में लड़ते हैं, जब हम अपने को कमजोर समझते हैं, जब हम किसी चमकती हुई चीज के पीछे अपना घर भूल जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को नहीं जीता था, हमने खुद को हारने दिया था। यही सबसे अनकंफर्टेबल सच है। और आज दुनिया में कई नई ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं। वो मसाले नहीं मांगती, वो डेटा मांगती हैं, रिसोर्सेज मांगती हैं, मार्केट्स मांगती हैं, और वो भी उसी तरह आती है, पहले दोस्त बनकर, फिर जरूरी बनकर, फिर मालिक बनकर। इतिहास खुद को रिपीट नहीं करता, लेकिन ये जरूर राइम करता है। तो अगली बार जब कोई आपको एक अच्छा डील दे, एक फ्री सर्विस दे, एक आसान रास्ता दिखाए, तो एक बार रुक कर सोचिए
इसमें मेरा फायदा क्या है और उसका फायदा क्या है, क्योंकि 1600 में भी वो बस व्यापार करने आए थे। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये हमेशा चलती रहती है, बस किरदार बदलते हैं। सवाल ये है, इस बार हम किस किरदार में हैं? कमेंट में बताइए। क्या हम सच में अपनी हिस्ट्री से कुछ सीख पाए हैं? और इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।